कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, बैंकिंग में कल हम लोग बात कर लिए थे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आज उसको और फिर से डिटेल में उस पे के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन कुछ चीजें और बात करनी है। आज बैंक के बारे में बात करना है। तो हम लोगों ने कोऑपरेटिव बैंक के टाइप को पढ़ लिया था, अब बचा है हमारा डिफरेंशिएटेड बैंक्स। तो देखिए, डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्यों आया, कैसे आया, इस चीज को जानने के लिए समझिए कुछ कमिटी के बारे में आपको समझना पड़ेगा। क्यों आया कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंकिंग? ये 2013 में स्टार्ट किया गया था। निचिकेत मोर कमेटी का रिकमेंडेशन था, ये पूछा जाएगा। और ऐसा हुआ था कि जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स खोलने की बात की गई थी निचिकेत मोर कमेटी के द्वारा। आपको मैंने बताया था दो बातें, कि कोई भी बैंक खुलेगा तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत खुलेगा, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक आपका क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 के तहत चल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या खुल रहा है, ये बैंक खुल रहा है, तो किस रूल रेगुलेशन का हिसाब से काम करेगा? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से ये काम करेगा। और ये गवर्न कैसे होगा, तो आरबीआई के द्वारा गवर्न होगा। और आरबीआई एक्ट क्या है, तो 1934 का आरबीआई एक्ट है। अब क्या है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस चीज को समझते हैं। देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होता है ना, वो क्या करता है कि छोटे छोटे फाइनेंसर को माइक्रो फाइनेंसिंग का वो काम करते हैं। ठीक है, कैसे, कौन कौन इसको खोल सकता है उसके बारे में यहाँ देखिए, फर्स्ट लाइन में जो लिखा हुआ है, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट ट्रस्ट, सोसाइटीज, एग्जिस्टिंग एनबीएफसीज जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड लोकल एरिया बैंक्स, ये जो एलएबी कहलाते हैं, ये जो है कि इस स्मॉल फाइनेंस बैंक के कॉर्पोरेटर हो सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब क्या है, बैंक जो होगा वो तो बहुत छोटे टाइप का होगा, ठीक है, और वो जो फाइनेंस करेगा वो छोटा छोटा फाइनेंस करेगा। छोटा फाइनेंस का मतलब क्या है कि 25 लाख तक का ही फाइनेंस दे सकता है। किसी को लोन 50,000 का लोन दिया, 10,000 का लोन दिया, 20,000 का लोन दिया, 1 लाख का लोन दिया, तो ये क्या कहलाता है, स्मॉल फाइनेंस कहलाता है। ये बड़ा फाइनेंस नहीं है ना, छोटा ऋण है ना, इसको स्मॉल फाइनेंस बोला जाता है। इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या होता है कि हमने कल आपको बताया था एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, फिर मैंने क्या बताया था कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत वैसे बैंक जो शेड्यूल किसमें है, आरबीआई के शेड्यूल सेकंड में है, सेकंड शेड्यूल में है, तो उसको क्या बोलेंगे, शेड्यूल्ड बैंक बोलेंगे। शेड्यूल्ड बैंक के लिए क्या नियम था कि 40% ब्रांच कहाँ होगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत, बताइए कहाँ खुलेगा, गांव में ग्रामीण होगा क्षेत्र सर। में। ठीक है, रूल है। लेकिन ये जो क्या कहते हैं, ये माइक्रो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनका जो ब्रांच खुलेगा वो 50% जो है कि वो क्या खुलेगा इसमें, लोकल ग्रामीण एरिया में खुलेगा। साथ के साथ जो 50% लोन होगा वो प्रायोरिटी सेक्टर को दिया जाएगा। अब कहेंगे कि सर प्रायोरिटी सेक्टर डिसाइड कौन करता है कि कौन सा सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर होगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, कई बार अलग अलग उद्योगों को प्रायोरिटी सेक्टर उद्योग घोषित कर देता है। जैसे कि अगरबत्ती का उद्योग हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं जो छोटे छोटे नट बोल्ट बनाने वाला हो गया, दिया सिलाई उद्योग हो गया, ये सबको सरकार क्या कहती है कि इसको प्राथमिकता देना है। जैसे एग्रीकल्चरल वाले कुछ होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, तो इन सब सेक्टर्स को वो गवर्नमेंट प्रायोरिटी सेक्टर घोषित करता है कि ये सेक्टर क्या होगा, हमारा प्राइवेटरी सेक्टर होगा। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करेगा, एटलीस्ट 50% लोन जो देगा वो किसको देगा, सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाले को देगा, यानी कि छोटे छोटे सेक्टर को देगा, ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में जो है उनको दिया जाएगा। और ये लोन जो देगा, इसके लोन का साइज कितना होगा, चूंकि ये बैंक ही स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो इसका साइज मात्र और मात्र 25 लाख तक हो सकता है, उससे ज्यादा बड़ा ये लोन नहीं दे सकता है। तो कहेंगे कि सर बड़ा लोन कौन देगा, तभी फिर पढ़ेंगे। डेवलपमेंट बैंक्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े लोन देते हैं, उसको भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्या कर सकता है, अब देखिए, जब इस तरीके के बैंकों को आप पढ़ते हैं तो उसमें फंक्शन में आपको पूछा क्या जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या वो क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है, क्या वो एनआरआई का पैसा भारत भेज सकता है, इसको रेमिटेंस भेजना कहते हैं, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्या वो डेबिट कार्ड इशू कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ये अलग अलग टाइप के बैंकों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या हो गया, छोटा बैंक हो गया। वो क्या करेगा, छोटे छोटे उद्योगों को लोन देगा। मैक्सिमम लोन उसका कहाँ जाएगा, तो प्रायोरिटी सेक्टर एरिया में उसका लोन जाएगा। लोन कितना बड़ा हो सकता है, तो 25 लाख के से छोटा लोन ही रहेगा, उससे ज्यादा बड़ा लोन नहीं होगा। सवाल है कि क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक, हम लोग पढ़े थे कि डिपॉजिट ले सकता है कि नहीं ले सकता है, और डिपॉजिट ले सकता है तो कितना बड़ा डिपॉजिट ले सकता है।
क्योंकि अभी एक जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक है, वो 2 लाख रुपया से ज्यादा डिपॉजिट नहीं ले पाता था। उसके टाइप के बारे में भी पढ़ेंगे। डिपॉजिट लेने का मतलब क्या है कि करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खुलेगा कि नहीं खुलेगा, समझाए थे ना ये। यस सर। करेंट अकाउंट खुलेगा कि नहीं खुलेगा, सेविंग अकाउंट खुलेगा कि नहीं खुलेगा, डिपॉजिट से तो इसी का मतलब है। जैसे जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, क्या वो ये डिपॉजिट ले सकती है? नहीं। नहीं। कल मैंने समझाया था कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी किसी भी तरीके का बैंक डिपॉजिट नहीं ले सकता है। डिपॉजिट नहीं कर सकते, ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हैं उसमें। हाँ, वहां पे आप ट्रांजेक्शनल सर्विस नहीं होता है। ट्रांजेक्शनल सर्विस का मतलब क्या है कि आप दिल्ली में बैठे बैठे अपने घर को पैसा भेजना, उसको ट्रांजेक्शनल सर्विस बोलते हैं। तो वो नहीं कर सकता था, कौन एनबीएफसी वो काम नहीं करता है। लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो ये कर सकता है। यहाँ देखिए सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, अलाउ टू टेक डिपॉजिट्स ऑफ एनी अमाउंट। वो डिपॉजिट ले सकता है और कितने भी बड़े अमाउंट का डिपॉजिट ले सकता है, लेकिन क्रेडिट जब देगा तो क्या करेगा, मात्र 25 लाख का क्रेडिट दे सकता है। उससे बड़ा कोई भी क्रेडिट ये नहीं दे सकता है। सर क्यों नहीं देने दिया जाता है इससे ज्यादा बड़ा क्रेडिट? कारण है कि इससे बड़ा क्रेडिट आप किसी एक क्रेडिटर को आप दे दिए, मान लेते हैं ठीक है, कि 50 करोड़ का आप लोन किसी को दे दिए, अब वो एक कंपनी डूब गया और आपके पास पेड अप कैपिटल ही 40 50 60 70 करोड़ के आसपास था, तो पूरा का पूरा बैंक बैठ जाएगा। जब बैंक बैठ जाएगा तो फिर वो डिपॉजिट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन वाला आएगा, समझ रहे हैं ना, सब दिवालिया हो जाएगा। तो उसको समझाया था ना उसका मतलब क्या होगा फिर आगे, कि सारे सारे के सारे बैंक में पैसा किसका रहता, आम जनता का पैसा रहता, आम जनता का पैसा डूब जाएगा। इसलिए इस तरीके के बैंक को आप बोला जाता है कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आप छोटा छोटा फाइनेंस कीजिए। और इससे फायदा क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं, छोटे मझोले उद्योग हैं, उसको बेनिफिट मिलता है। उनको एक तरीके का क्या होता है, डेडिकेटेड बैंक मिलता है। नहीं तो 2013 से पहले हालात ये था कि बड़े-बड़े उद्योगों को तो लोन मिल जाता था, लेकिन जो छोटे उद्योग थे उनको लोन नहीं मिलता था। तो इन चीजों को किसने देखा, नचिकेत मोर साहब ने देखा कि इस तरीके की समस्याएं हो रही है। तो नचिकेत मोर कमेटी बनी 2013 में, जिनके रिकमेंडेशन पे क्या खुला है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। हम लोगों ने पढ़ा था शिवरमन कमेटी के हिसाब से क्या खुला था, रीजनल रूरल बैंक। शिवरमन कमेटी आरआरबी यस। 1976 में आया था ना, आरआरबी एक्ट। क्यों खोला गया, क्योंकि यस। आप जानते हैं कि शहरों में तो बैंक थे, लेकिन कुछ बैंक ऐसे होने चाहिए जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही सिर्फ ऑपरेट होने चाहिए। उसी तरीके से फिर इन्होंने देखा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे फाइनेंसर को ही फाइनेंस करने के लिए बने। तो इन्होंने क्या बनाया, इन नचिकेत मोर कमेटी ने स्मॉल फाइनेंस बैंक का रिकमेंडेशन दिया। स्मॉल फाइनेंस बैंक डिपॉजिट ले सकता है और किसी भी अमाउंट तक का वो डिपॉजिट ले सकता है। अभी पढ़ेंगे कि ऐसे बैंक के बारे में जो 2 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट नहीं ले सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्या कह रहा है कि क्या ये स्मॉल फाइनेंस बैंक रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। रेमिटेंस सर्विस, सर्विस को समझिए। रेमिटेंस सर्विस क्या होता है जानते हैं कोई, छोड़ो रहो, बताते हैं। सर मुद्रा को चेंज करना सर, वो नहीं, जो हाँ हाँ, विदेश से नहीं। नहीं। देखिए रेमिटेंस क्या होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ से गया है, अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो अपने घर में पिताजी को पैसा भेजेगा, वहां कमा रहा है डॉलर में तो घर में भेजेगा पैसा। तो वो जो विदेश से पैसा भेजेगा यहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं, रेमिटेंस। जैसे सऊदी अरब में बहुत लोग कमाने चले जाते हैं, वहां से पैसा भी भारत में आता है ना, अपने परिवार को भेजते हैं ना लोग। तो उसी वो जो पैसा वहां से भेजा जाता है उसको बोला जाता है रेमिटेंस। ठीक है। और एक बात ये है कि रेमिटेंस के मामले में भारत को विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि भारत के बहुत सारे लोग अलग अलग देशों में हैं और वो वहां से पैसा कमा कमा कर बेचते हैं। तो जो हमारा एक थ्योरी था ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि क्या होता है कि जो हमारे अच्छे इंजीनियर थे, हमारे अच्छे डॉक्टर थे, हमारे बहुत सारे मजदूर थे, वो क्या होते थे, देश छोड़ छोड़ के चले जा रहे थे। पहले लगता था कि यार ये तो नुकसान हो गया, हमारे देश छोड़ के चला गया, अच्छा हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। लेकिन अब वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब घर को पैसा भेज रहा है तो उससे हमारा जो है कि फॉरेन एक्सचेंज भी मजबूत हो रहा है और साथ के साथ जो है कि अच्छा खासा पैसा हमको रेमिटेंस के मामले में मिलता है। और इंडिया वर्ल्ड में टॉप पे से ज्यादा रेमिटेंस किसी को प्राप्त नहीं होता। इंडिया पहले स्थान पे है, चाइना दूसरे स्थान पे है, मैक्सिको तीसरे स्थान पे है। ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि आपके अगर कोई भाई साहब अमेरिका में काम कर रहे हैं तो आपके घर को पैसा वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू दे सकते हैं। क्या ये क्रेडिट कार्ड अलाउ कर सकते हैं? हाँ, क्रेडिट कार्ड अलाउ कर सकते हैं। ठीक है। एटीएम इशू कर सकते हैं? हाँ, एटीएम इशू कर सकते हैं। डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं? हाँ, डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं। एटीएम कार्ड इशू कर सकते हैं। कैन एक्सेप्ट एनआरआई डिपॉजिट। एनआरआई डिपॉजिट का मतलब नॉन रेसिडेंस इंडियन डिपॉजिट। तो हाँ, ये नॉन रेसिडेंस इंडियन का जो है कि अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर समराइज करेंगे, छोटा बैंक होगा, नचिकेत मोर कमेटी के हिसाब से खुला था,
ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देगा, 50% पैसा ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देगा। मैक्सिमम इसका जो है कि कर्ज 25 लाख रुपए तक का ही दे सकता है। उसके बाद क्या है कि ये जो है कि डिमांड डिपॉजिट और जो होता है वो ले सकता है। डिपॉजिट इसके यहाँ जमा हो सकता है, करेंट अकाउंट से बैंक अकाउंट खुल सकता है इसके यहाँ पे। ये रेमिटेंस सर्विस अलाउ करता है, क्रेडिट कार्ड भी अलाउ कर सकता है, डेबिट कार्ड भी अलाउ कर सकता है, एटीएम भी इशू करता है, और एनआरआई का डिपॉजिट यानी नॉन रेसिडेंस इंडियन का भी डिपॉजिट ये ले सकता है। ये होता क्या है ना, पीटी में पूछ लिया जाता है कई बार कि ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, तो हाँ ये कर सकता है ये नहीं कर सकता है। तो हम लोगों ने अभी एक तरीके का बैंक पढ़ा है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब हम लोग पढ़ेंगे पेमेंट्स बैंक। तो इसमें देखेंगे कि पेमेंट बैंक के क्या क्या लिमिटेशन है। ठीक है, तो क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक समझ में आया सबको? बात करते हैं पेमेंट बैंक का। समराइज के लास्ट में तो बहुत अच्छा लगा। सबको समराइज करते चले जाएंगे, याद हो जाएगा। म्यूट कर लो। देखिए निचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन पे क्या खुला था स्मॉल फाइनेंस बैंक? शिवरमन नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप के कमेटी के हिसाब से क्या खुला था? तो रीजनल रूरल बैंक नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप के हिसाब से रिकमेंडेशन से खुला था। उसके बाद जो पेमेंट बैंक खुला है ये किसके रिकमेंडेशन पे खुला है? तो ऊषा थोराट कमेटी, इसके जो है कि क्या कहते हैं रिकमेंडेशन पे खोला गया है पेमेंट बैंक को। एक सेकंड, ये कहाँ हुआ है ना, क्या कहते हो पेमेंट बैंक इस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रिजिकेट मोर कमेटी, ये गलत है इसमें लिखा हुआ, इसको ठीक कर लेना। ये उषा थोराट कमेटी के हिसाब से होगा, और लाइसेंस अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये सही है। ये उषा थोराट कमेटी है, निचिकेत मोर कमेटी नहीं है पेमेंट बैंक का, इसमें गलत लिखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या लिख दिया है। पेमेंट बैंक का जो कमेटी है, ठीक है, वो पेमेंट बैंक का कमेटी जो है आपका उषा थोराट कमेटी है, निचिकेत मोर कमेटी नहीं है। स्क्रीन गायब हो गया क्या? हेलो, जो पेमेंट बैंक है ये रिकमेंडेशन था इसका उषा थोराट कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये गठित किया गया है, और इसको भी कौन रेगुलेट करेगा? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, हेलो, तो पेमेंट बैंक उषा थोराट कमेटी के हिसाब से किया गया था। अब देखिए मैंने पढ़ाया था मिनिमम पेड अप कैपिटल का, जो शेड्यूल फाइनेंस बैंक बताया था, सॉरी शेड्यूल कमर्शियल बैंक बताया था, उसके मैंने पढ़ाया था मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना लिखा हुआ है? 100 करोड़ रुपया लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? जो आरबीआई एक्ट था वो 1934 का एक्ट है, और ये जो नया बना है पेमेंट बैंक ये इधर का कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, 2016-17 की बातें हैं ये सारी चीजें। तो अभी अगर कोई रूल बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है उसको बड़ा दिखाया जाएगा। तो 100 करोड़ रुपए का इसको जो है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल दिया गया, यानी कि बैंक के पास 100 करोड़ रुपए का पेड अप कैपिटल अपने पास उसको रहना चाहिए। इसमें जो है कि क्या दिया गया है कि ये बोला गया था पेमेंट बैंक खोला जाएगा। आप सुने होंगे पेटीएम पेमेंट बैंक का नाम सुने होंगे, उसको बंद कर दिया गया है अभी। पिछले बार जब पेटीएम की कंट्रोवर्सी हुई थी तो पेटीएम का क्या बंद हो गया है? पेटीएम पेमेंट बैंक था, और पेटीएम पेमेंट बैंक में मोबाइल नंबर से ही खाता खुल जाता था, पता है ना सबको? एयरटेल ऑटोमेटिक हो जाता था। हाँ, उसके देखो पेटीएम में दो तरीके का सर्विस है। एक सर्विस क्या है कि मनी ट्रांसफर करने का सर्विस, जो यूपीआई सर्विस है, जो पेटीएम का अभी भी चल रहा है। लेकिन पेटीएम में एक और सर्विस था जिसको हम लोग पेटीएम पेमेंट बैंक बोलते थे, वो सर्विस अब बंद हो गया है। ठीक है, उसी तरीके से एयरटेल पेमेंट बैंक क्रेडिट था। कार्ड वगैरह कार्ड हाँ, पेटीएम का एटीएम कार्ड भी आता था, क्रेडिट कार्ड आता था, डेबिट कार्ड आता था, पेटीएम का सब चीज आता था, अगर किसी को पता हो तो। लोन भी देता था, लोन भी देता था सर। हाँ, तो वो सब बंद हो गया है। लोन भी तो अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या काम होता है। तो ये क्या करता था अब पेमेंट बैंक समझ गए ना किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? सर 1-2 महीना पहले बंद किया है ना? हाँ, 1-2 महीना पहले ही बंद हुआ है, ज्यादा दिन हुआ नहीं है बंद होने से इसको। वही तो। ठीक है, तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो गया है, पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो गया है, एयरटेल पेमेंट बैंक बंद हो गया है। अब बात करते हैं कि और इसमें क्या क्या हो सकता है। नहीं, एयरटेल पेमेंट बैंक बंद नहीं हुआ है, पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हुआ है। ये क्या कर सकता था? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि लोन ले सकता है कि नहीं, क्रेडिट ले सकता है कि नहीं, लोन दे सकता है कि नहीं, इसमें भी पढ़ना है हम लोगों को। तो ये कौन लोग खोल सकते थे? सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था ना कि स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन लोग खोल सकते हैं? तो जो इंडिविजुअल व्यक्ति है, कॉर्पोरेट ट्रस्ट है, सोसाइटी है, एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन चलाती थी, लोकल एरिया बैंक थे, उस सब तरीके के लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकते थे।
तो इसमें क्या बोला गया, एग्जिस्टिंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जैसे आपको याद होगा एयरटेल मनी करके एक एप्लीकेशन 2013 के आसपास काम करता था, ठीक है। वोडाफोन मनी आता था, वो कुत्ते वाला उसका एड आया करता था, आपको याद हो तो वो क्या था, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट था। यस प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या था कि आप यहाँ पे पैसा दे दीजिए, आपको जो है कि फिर पैसा भेज दिया जाएगा। उसके बाद फिर मोबाइल टेलीफोन कंपनीज थी, यही सारे कंपनी जो मोबाइल टेलीफोन कंपनीज थी। उसके बाद फिर आपका क्या कहते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो छोटे छोटे फाइनेंस का काम करते थे। उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो क्या कहते हैं, अभी मैंने पढ़ा ना स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने आप में पेमेंट बैंक भी खोल सकता था, ये इनके पास फैसिलिटी दी गई थी। ये लोग जो है कि पेमेंट बैंक खोल सकते थे। पेमेंट बैंक खोलने का तरीका क्या है कि जो स्टेक प्रमोटर होगा, प्रमोटर मतलब कि जो कंपनी का मालिक होगा, जिसके पास की सबसे बड़ा स्टेक होगा, उसको प्रमोटर बोलते हैं हम लोग कंपनी में। उसको एटलीस्ट 40% जो है कि स्टेक होल्डर का शेयर उसको रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि एयरटेल का मालिक कौन है, लक्ष्मी मित्तल है। वो चाह रहा है कि हम एक एयरटेल पेमेंट बैंक खोलें। एयरटेल पेमेंट बैंक खोलने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, 100 करोड़ रुपए का पेड ऑफ कैपिटल का इंतजाम करना पड़ेगा, और साथ के साथ उसको जो है कि 5 साल तक 40% अपना स्टेक रखना पड़ेगा, शेयर रखना पड़ेगा, उसको बेचना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं बेचना पड़ेगा उसको समझिए। होता क्या है कि जैसे नई नई कंपनियां खुलती है ना, जो क्या कहते हो स्टार्टअप वगैरह खुलता है, ये लोग क्या करता है कि जैसे मान लो स्टार्टअप चल गया किसी का, उसके बाद उसके प्रमोटर जो होते हैं, उसके जो मालिक होते हैं, उनको पता रहता है कि ये स्टार्टअप डूबने वाला आगे चल के। जैसे कि मान लो बायजू डूब गया, अनअकैडमी डूब गया, अब रोमन सैनी क्या करता, या फिर अनअकैडमी का मालिक रोमन सैनी ही है और बायजू का मालिक बायजू रविंद्रन था। मान लो कि वो डूबने की स्थिति में इसको दिखने लगता है कि अब ये कंपनी डूबने वाला है, इसका फाइनेंशियल हेल्थ ठीक नहीं है कंपनी का, तो वो क्या करेगा कि अपना शेयर बेच के भाग जाएगा कंपनी से। शेयर बेचा, निकल लिया, तो अगर शेयर बेच के निकल जाएगा कंपनी से, तो वो कंपनी तो आगे चल के डूब जाएगी। लेकिन इस तरीके से अगर पेमेंट बैंक का शेयर डूब जाए और वो कंपनी का मालिक मतलब कि भाग जाए पेमेंट बैंक को छोड़ के, तो नुकसान किसका होगा, पैसा किसका जमा होता है बैंक में, आम जनता का। इसलिए उसको फिक्स कर दिया गया है कि 40% शेयर आपको 5 साल के लिए रखना पड़ेगा, छोड़ के नहीं भाग सकता है पेमेंट बैंक के मालिक साहब, ठीक है। ये समझ लिए। उसके बाद देखिए, ये क्रेडिट सर्विस क्या प्रोवाइड कर सकता है, तो नहीं कर सकता है। यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है, डू नॉट प्रोवाइड क्रेडिट सर्विस, ये क्रेडिट सर्विस नहीं दे सकता। क्रेडिट सर्विस का मतलब क्या होता है, लोन देना, उसी को बोलते हैं ना, लोन देना, क्रेडिट कार्ड देना, ये सब क्या है, क्रेडिट सर्विस है, ठीक है। ये नहीं दे सकता है, पेमेंट बैंक नहीं दे सकता है, ठीक है। करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोल सकता है पेमेंट बैंक। अब क्या कर सकता है कि करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट खोल सकता है। क्या अलाउ कर सकता है, तो एटीएम अलाउ कर सकता है, इशू कर सकता है, और डेबिट कार्ड इशू कर सकता है। देखिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच में अंतर है, आप लोग हर कोई समझते होंगे। क्रेडिट कार्ड क्या है, एक तरीके का उधार लेना होता है, लेकिन डेबिट कार्ड में पैसा आपका तब निकलेगा जब आपके अकाउंट में पैसा होगा, वरना एटीएम से पैसा निकलता है क्या, नहीं निकलता है। अब देखिए इसमें क्या है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था एनबीएफसी में कि 25 लाख रुपए तक का लोन दे सकता है, और कितने भी करोड़ों रुपए तक का वो डिपॉजिट ले सकता है। आप अपने खाता में 1 करोड़ रुपया भी जमा करवा सकते हैं। लेकिन इसमें चक्कर है, ये जो है कि एक्सेप्ट करेगा डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, वो कितने तक का, मात्र और मात्र 2 लाख रुपए पर इंडिविजुअल कस्टमर। उससे ज्यादा का जो है कि इनके अकाउंट में पैसा आप अपने अकाउंट में पेमेंट बैंक में रख ही नहीं सकेंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक में जो पैसा रखता था लोग, उसमें 2 लाख रुपए से ज्यादा आप रख ही नहीं सकते थे, ठीक है। टाइम डिपॉजिट, यानी कि ये टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। टाइम डिपॉजिट समझाए थे ना, फिक्स डिपॉजिट इज ए टाइम डिपॉजिट, ठीक है। क्या एनआरआई अकाउंट खोल सकता है, नहीं, एनआरआई का डिपॉजिट ये नहीं ले सकता है, ठीक है। तो कर क्या सकता है, फिर बैंक बनाया है किस बात के लिए, तो बैंक बनाया है इस बात के लिए कि ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता है, थर्ड पार्टी को लोन दे सकता है, ये सब काम वो कर सकता है। कुछ समझ में आ रहा है, देखिए अब क्या कर सकता है, तो ये क्या क्या कर सकता है, म्यूचुअल फंड दे मैं सकता, 2 3 जब बताए सर, वो पता नहीं चला क्या वो कर सकता है। क्या 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 बोलो। अभी जो दो वो लास्ट में क्या क्या बोले, वो इंश्योरेंस के बारे में क्या। हाँ बता रहे हैं, लास्टे वाला ना समझ में नहीं आया है, हाँ 2 3 गो, ठीक। 2 3 पॉइंट जो बोले नहीं। देखो ये क्या कर सकता है कि इंश्योरेंस दे सकता है। इंश्योरेंस देने का मतलब समझते हैं आप, किसी किसी का इंश्योरेंस करना, इंश्योरेंस कंपनी बेचती है ना, ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं,
इंश्योरेंस कंपनी भी बेचती है सर, बैंक भी बेचती है। हाँ हाँ, तो वो इंश्योरेंस समझते हैं ना, इंश्योरेंस बेच सकता है, ये इंश्योरेंस दे सकता है। म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस तो बहुत चीज का होता है सर, हाँ, लाइफ का भी होता है और किसी भी चीज वस्तु का का हो, भी उससे होता है। मतलब नहीं है, मतलब है कि इंश्योरेंस दे हम्म सकता है। जैसे बजाज फाइनेंस है, बहुत सारा इंश्योरेंस है, रिलायंस इंश्योरेंस वगैरह, इस तरीके से वो बैंक भी इंश्योरेंस देता है, फाइनेंशियल कंपनी, हम्म नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बहुत लोग इंश्योरेंस देता है। थर्ड पार्टी को लोन दे सकता है, म्यूचुअल फंड दे सकता है। तो इसमें म्यूचुअल फंड समझ में नहीं आया? म्यूचुअल फंड हमको समझ में नहीं है। देखिए, म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि एज ए इंडिविजुअल कस्टमर शेयर मार्केट में जाएंगे, ठीक है, और शेयर को खरीदेंगे। तो हो सकता है कि आपको जी फाइनेंशियल जानकारी उतनी तो अच्छी है नहीं, तो आपका हो सकता है कि शेयर डूब जाए, पैसा डूब जाए नहीं। फाइनेंशियल मार्केट में जा करके। जी तो क्या होता है कि म्यूचुअल फंड होता जी है कि वो थोड़ा सा उमाकांत पैसा देगा, थोड़ा सा अभिषेक पैसा देगा, थोड़ा सा निकेश पैसा देगा, थोड़ा सा रमेश पैसा देगा, सब लोग पैसा जमा करेगा एक जगह। उसके बाद उसको चलाएगा कौन? हम्म उस पैसा को चलाएगा रुपेश सर। क्यों? कि रुपेश सर को जो जानकारी है किस बात का, कि इसको फाइनेंशियल नॉलेज है कि जानकारी है। किसका शेयर डूबेगा, किसका नहीं हम्म डूबेगा, इनको पता है। और ये म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, हम्म, ठीक है। तुम लोग सब हमको पैसा दिया एक बाल्टी में भर के, ठीक है, एक डब्बे में दिया पैसा कि सर ये जी लीजिए मेरा पैसा, लगाइए आप शेयर मार्केट में। तो हम तुम्हारा क्या हो गया? म्यूचुअल फंड मैनेजर। हम्म, हम क्या करेंगे? तुम्हारा म्यूचुअल फंड में जी म्यूचुअल फंड मैनेजर बन के फिर शेयर खरीदेंगे। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करता है कि हम्म अलग अलग कंपनियों का शेयर खरीदता है, और उसको पता रहता है कि टाटा का शेयर डूबेगा कि नहीं डूबेगा, रिलायंस का डूबेगा, अडानी का डूबेगा, ठीक है। वो मैनेजर्स अच्छे होशियार लोग रहते हैं, जिनको अच्छी फाइनेंशियल जानकारी रहती है, हम्म, ठीक है। तो आपने पैसा किसको लगाया? जी आपने टाटा को पैसा नहीं लगाया, आपने रिलायंस हम्म म्यूचुअल फंड में लगाया, या मेरे हम्म म्यूचुअल फंड में हम्म पैसा आपने लगाया। आपका मैनेजर मैं हूं, तो मैं क्या करूंगा कि अलग अलग हम्म कंपनियों से फायदा कमाऊंगा। मैं मान लो कि 14% फायदा कमाया, हम्म तो मैं कहूंगा कि तुमको जो है कि तुम्हारे हम्म शेयर पे हम 10% तुमको फिक्स देंगे, ठीक है। हो सकता है कभी हम 16% चार फायदा परसेंट रखिएगा। 16% फायदा कमाएंगे, 6% रखेंगे। हो सकता है कभी हम 12% में फायदा कमाए हम्म तो भी तुमको 10% दे देंगे। हो सकता है कभी 8% कमाएंगे, दो हम्म परसेंट का लॉस भी तुमको देंगे। लेकिन एज ए मैनेजर हम क्या हम्म करेंगे कि तुम्हारे पैसे को डूबने नहीं देंगे, लेकिन शर्त यही है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट तुमको नहीं देंगे हम, ठीक है, लेकिन लगभग अच्छा प्रॉफिट ओ, दे देंगे, ठीक है। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। बहुत लोग हम्म, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, फिर हाँ म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करता है, उसको अब समझ में आ गया अलग अलग सर। जगह पैसा लगाता है। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। समझ में आ गया? बहुत बार सुनते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, मैं क्या अब समझ में आया क्या होता यही होता है म्यूचुअल फंड। और उसमें 92% एक्यूरेटी रहता है, हाँ, म्यूचुअल फंड का 100% नहीं रहता। एक्यूरेसी 92% एक्यूरेसी बहुत बड़ी बात होती है फाइनेंशियल मार्केट में। इस बात को समझिए आप लोग। हम्म, फाइनेंशियल मार्केट में 92% का एक्यूरेसी कम बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। जी सर, वो है। भी शेयर मार्केट में। हाँ, वो भी शेयर मार्केट में, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्टी को लोन देना। आप जानते हैं थर्ड पार्टी लोन क्या होता है? थर्ड पार्टी लोन मतलब कि क्या कहते हैं कि किसी लोन वाले कंपनी को ही लोन दे दिया, ठीक है, उसको थर्ड पार्टी लोन बोला जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि ये पेमेंट बैंक को देखिए, समझिए, पेमेंट बैंक के पास क्या प्रॉब्लम था कि ये 2 लाख रुपए से ज्यादा का डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकता है, ठीक है। तो इनको बोला गया कि 5 साल तक आप ऑपरेशन चलाइए, ठीक है। 5 साल जब ऑपरेशन चला लेंगे, उसके बाद आप अप्लाई कर सकेंगे कि पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देख लेंगे कि आप लोग ठीक से चला लेते हैं, कोई समस्या नहीं है, तब आप क्या करेंगे, पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप कन्वर्ट करवा सकते हैं, ये दिया गया था। और 5 साल तक उसके प्रमोटर को बांध के रखा था कि 40% शेयर आपको रखना पड़ेगा, 60% शेयर कहीं रहे, लेकिन 40% का मालिक आपको बन के रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि छोड़ के भाग जाइएगा। उसके बाद एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये क्या किया गया था, पेमेंट बैंक में अलाउ कर दिया गया था कि हाँ, ये अलाउ कर सकता है, ये ले सकता है, ठीक है। और ये नॉन बैंकिंग एक्टिविटी में इसको जाने से मना कर किया गया था कि आप जो छोटी छोटी नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज वगैरह होती है उसमें आपको नहीं जाना है। तो एफडीआई को क्या किया गया था, पेमेंट बैंक में अलाउ कर दिया गया था, ठीक है। तो क्या है क्या कहते हैं ये डिफरेंट स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्या है पेमेंट बैंक, ये समझ में आ गया सबको? कोई समस्या है इसमें? हेलो, चलिए अब पेमेंट बैंक को हम लोग समराइज करते हैं। तो सबसे पहले पेमेंट बैंक किसके कमेटी के रिकमेंडेशन पे खुला था, तो उषा थोराट कमेटी के रिकमेंडेशन पे पेमेंट बैंक खोला गया था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ये गवर्न होता है। इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल की क्या बात की गई थी, तो 100 करोड़ रुपए का इसके अंदर जो है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए। जो प्रमोटर्स होते हैं उसको जो है कि 40% जो अपना शेयर स्टेक होता है वो उसको रखना पड़ेगा अपने पास 5 साल तक के लिए। ये कौन खोल सकता था,
तो जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट थे, पीपीआई, जैसे कि एयरटेल मनी वगैरह पहले था भी, उसके बाद मोबाइल टेलीफोन कंपनीज था, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था, स्मॉल फाइनेंस बैंक था, ये लोग जो है कि पेमेंट बैंक खोलने के लिए एलिजिबल थे। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि क्या ये क्रेडिट सर्विस प्रोवाइड कर सकता था? तो नहीं, ये क्रेडिट सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता था। क्रेडिट सर्विस का मतलब क्या होता है कि लोन नहीं दे सकता था, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता है, ठीक है। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोल सकता है, ठीक है। एटीएम भी इशू कर सकता है और डेबिट कार्ड भी इशू कर सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है। पेमेंट बैंक का मेन पर्पस होता है पेमेंट ट्रांसफर करवाने का, एक जगह से पैसा दूसरे जगह। जब ये यूपीआई नहीं चलन में था ना, तो पेमेंट बैंक का चलन भारत में बहुत बढ़ रहा था। ये तो यूपीआई आने के बाद पेमेंट बैंक का चलन कम हो गया है, ठीक है। और वो डिमांड डिपॉजिट कितने तक का रख सकता है? तो पेमेंट बैंक जो है कि अप टू 2 लाख रुपए तक का पर इंडिविजुअल कस्टमर से वो डिमांड डिपॉजिट रख सकता है। क्या एनआरआई का अकाउंट खोल सकता है पेमेंट बैंक? नहीं, नॉन रेजिडेंस इंडियन का डिपॉजिट अकाउंट नहीं खोल सकता है पेमेंट बैंक, ठीक है। उसके बाद तो पेमेंट बैंक क्या कर सकता है? म्यूचुअल फंड्स जारी कर सकता है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकता है, प्रोडक्ट ये बेच सकता है, म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट बेच सकता है, इंश्योरेंस बेच सकता है, थर्ड पार्टी लोन प्रोवाइड कर सकता है। और ये 5 साल तक जब पेमेंट बैंक अच्छे से चल जाए तो फिर क्या करेगा, ये कन्वर्सन के लिए दे देगा कि 5 साल के बाद ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने के लिए ये परमिसेबल हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, अब डीआई अलाउ होगा, तो हाँ, अब डीआई पेमेंट बैंक में अलाउ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ और तरीके के बैंक के बारे में। डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने बैंक को पढ़ा उसमें छोटे छोटे बैंकों की बात हो रही थी, किसी भी बड़े बैंकों की बात नहीं की जो कि 5,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ का लोन दे दे, ऐसा वाला बात अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है। तो क्या सिर्फ छोटे बैंकों से देश चलेगा? नहीं। अगर मतलब कि बड़े बड़े सेक्टर को फंड करना है, लंबे लंबे, जैसे कि मान लीजिए रेलवे को फंड करना है, मेट्रो को फंड करना है, या फिर क्या कहते हैं कोई सर अभी जो आपने बोला सर एफडीआई को अलाउ करते हैं, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल रहे थे वो हाँ क्या? हाँ, वही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल रहे थे, वो पेमेंट बैंक के में allowed है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा क्या कहते हैं स्मॉल स्मॉल बैंक को पढ़ा, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे बड़े बैंकों के बारे में। वो किसको प्रोजेक्ट करेगा? रेलवे को प्रोजेक्ट करेगा, रेलवे को प्रोजेक्ट लोन प्रोवाइड करेगा, मेट्रो को लोन प्रोवाइड करेगा, किसी मतलब कि सी ब्रिज लिंक को लोन प्रोवाइड करेगा, या फिर क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जो क्या कहते हैं बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे कि मान लो कि इसको लोन देना है, अभी जो कौन बुलेट ट्रेन बन रहा है, बुलेट ट्रेन को लोन देगा। इसे तो जापान से लोन मिला है, फॉर एग्जाम्पल बना रहे हैं, बता रहे हैं कि बड़े बड़े जो फंड इलाके होते हैं ना, जहाँ पे कि बड़े लोन की आवश्यकता होती है, जैसे मुंद्रा पोर्ट बनाना है, अभी एक बधावन पोर्ट आया है, बन रहा है, ठीक है, भारत सरकार का। तो बधावन पोर्ट में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो तो लंबे यस। समय का इन्वेस्टमेंट होगा ना, 40 साल 50 साल का इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें 40 लाख करोड़ 50 लाख करोड़ ऐसे के ऐसे पैसे लगेंगे। तो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? तो उसके लिए भी तो बैंक चाहिए देश में। तो उसी के लिए जो है कि ये सब डेवलपमेंट्स बैंक्स बनाए गए थे, ठीक है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है जो कि लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं फाइनेंस असिस्टेंस करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? डेवलपमेंट बैंक्स बोला जाता है। ये बहुत जरूरी है देश में होना, क्योंकि जो स्पेशल कुछ क्रूशियल सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के लिए, खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के लिए, उन सब चीजों के डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट बैंक्स बनाए गए हैं। तो डेवलपमेंट बैंक किस बात के लिए बना है, ये समझ में आ गया सबको? बड़े बड़े प्रोजेक्ट को डेवलप फंड करने के लिए, लंबे समय तक फाइनेंस देने के लिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को करने के लिए, ठीक है। जो क्रूशियल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्रूशियल सेक्टर, जैसे मान लो रोड बनाना है, रोड बनाने में पैसा कोई लगाया है कोई बैंक, तो तुरंत तो रिकवर होने वाला नहीं है। बुलेट ट्रेन में पैसा लगाया है, तुरंत रिकवर तो होने वाला नहीं है, उस 40-50 साल में रिकवर होगा, उसमें पैसा भी मोटा मोटा लगेगा, ठीक है। तो अब इसके कैटेगरी में देखिए, सबसे पहला बैंक है नाबार्ड। नाबार्ड है, ठीक है। सर हमको ये पूछना है सर कि वो कंपनी पर डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इन्वेस्टमेंट पर? क्या? जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोई उसका मतलब कोई, जैसे कि मान लीजिए कि टाटा पावर्स ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का लिया, ठेका लिया, तो वो फाइनेंस देगा कंपनी को देख के देगा कि या इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के देगा जो बनाएगा जिसका? देखो, वो तो जो लोन जारी करेगा तो वो कंपनी को देख के देगा कि भाई क्या है इसका मतलब कि पेमेंट रिकवरी का सिचुएशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। टाटा का अगर कोई है तो जैसे कंपनी जाएगा कि हाँ, जैसे टाटा पावर गया बोलेगा कि हम यहाँ मतलब ये चीज स्थापित कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए इसमें दो बातें होती है, समझा देते हैं। सबसे हाँ। पहले तो आप कौन सा प्रोजेक्ट स्थापित करने जा रहे हैं, वो आपको प्रोजेक्ट असेसमेंट भी वो लोग करते हैं कि ये प्रोजेक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। जैसे मान लो कोई जयपुर हाँ। मेट्रो को फंड किया होगा, जयपुर मेट्रो फेल कर गया है, उसमें उतना राइडर कैपेसिटी आ ही नहीं रहा है, तो वो बैंक मैनेजर जो है ना, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं बैंक को, देखते हैं कि आपने कौन सा, सबसे पहले क्या देखेंगे कि कौन सा आप इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाने के लिए जा रहे हैं,
कौन सा कंपनी सेटअप करने के लिए जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात वो ये भी देखते हैं क्या कहते हैं कि कौन कंपनी बना रहा है। जैसे टाटा बना रहा है तो टाटा बना रहा है तो एक भरोसा है ना भाई कि ये डूब भी जाएगा दूसरे तरफ से पैसा निकाल के दे देगा ये, ठीक है। अब मान लो कोई दूसरा व्यक्ति लोन लेने के लिए अडानी लोन लेने के लिए जाएगा, हो सकता है उस पर भरोसा ना हो कि नरेंद्र मोदी का सरकार जाएगा तो ये भी जाएगा, ठीक है। तो वो दोनों चीजों को देखता है कि लोन लेने वाला व्यक्ति कौन है और लोन का पैसा लग क्या रहा है, दोनों को देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नबार्ड क्या है? तो नबार्ड जो है एक बैंक है, ये 1982 में एस्टेब्लिश किया गया था और सुब्रमण्यम कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये नबार्ड में पैसा किसका लगा हुआ है? ये पूरी तरीके से जो है कि भारत सरकार का पैसा इसमें लगाया गया है, ठीक है। ये नबार्ड एक बैंक है। उसके बाद फिर सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसको क्या किया गया था? 1990 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये सब याद रखना है कि सिडबी कब बना था, नबार्ड कब बना था। तो नबार्ड 1982 में बना था। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था? तो सुब्रमण्यम कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था। पैसा किसका लगा हुआ है? तो भारत सरकार का पैसा लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे सिडबी है तो क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सिडबी किसको फाइनेंस करेगा? इसके नाम से ही स्पष्ट है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज को ये फाइनेंस करने के लिए बनाया गया 1990 में। ये पैसा इसमें किसका लगा हुआ है? सरकार का पैसा लगा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है एक्जिम बैंक। ये एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये पैसा कहाँ पे लगाएगा? तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाले सेक्टर में पैसा लगाएगा, ठीक है। ये पैसा इसमें किसका लगा हुआ है? तो ये 1982 में खुला था। पैसा पूरी तरीके से इसमें भारत सरकार का लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है नेशनल हाउसिंग बैंक। नाम से ही स्पष्ट है नेशनल हाउसिंग बैंक किसका है। तो ये कौन क्या काम करेगा? तो हाउसिंग प्रोजेक्ट को ये लोन फंड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये कंपनी किसकी है? तो कंपनी भारत सरकार का पूरी की पूरी तरीके से ये पैसा लगा हुआ है इसमें, इस बैंक में, कोई प्राइवेट नहीं है। उसके बाद क्या है? मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक क्या करेगा? तो ये जो है कि मुद्रा योजना जो आया था, आप जानते हैं इसके बारे में। लो इंटरेस्ट रेट पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को जो है कि नॉन बैंकिंग ये प्रोवाइड करेगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। जब स्कीम पढ़ेंगे तो ये मुद्रा बैंक को और भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नबार्ड कब बना? 1982 में। किसके रिकमेंडेशन में बना? सुब्रमण्यम कमेटी के हिसाब से। नबार्ड क्या करता है? तो ये रूरल इलाके में एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को ये फंड करता है, ठीक है। इसका काम यही है। उसके बाद स्मॉल सिडबी है। तो सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। ये 1990 में बना था। किसको फंड करेगा? तो स्मॉल इंडस्ट्री को फंड करेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फंड करेगा। 1982 में बना था। नेशनल हाउसिंग बैंक किसको फंड करेगा? तो क्या कहते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक बना है 1998 में अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत। ये पैसा किसका है इसमें? तो भारत सरकार का पैसा है। मुद्रा बैंक सेटअप क्या किया गया है? छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस को, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फंड करने के लिए जो है कि मुद्रा बैंक सेटअप किया गया है, ठीक है। इसको अच्छे से पीडीएफ में पढ़ करके याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बढ़े आगे। हेलो, हाँ सर। बढ़े आगे। हाँ सर। यस सर। ठीक है। तो देखिए अब क्या पढ़ना है हम लोगों को? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नाम से ही स्पष्ट है, क्या करेगा? तो छोटे छोटे मतलब कि लो इनकम इंडिविजुअल को बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे क्या करेगा? लोन प्रोवाइड करवाएगा। ये कितने बड़ा लोन दे सकता है? तो 1 लाख रुपए तक का लोन दे सकता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बोलेंगे। देखिए उसके बाद फिर क्या है? ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? ये कुछ नहीं करना है। इसका दो ही काम है कि छोटे छोटे माइक्रो लोन्स, छोटा छोटा लोन देगा। किसको? रेडी पटरी वाले लोगों को लोन देगा ये लोग, ठीक है। मतलब कि जो छोटे छोटे लोग हैं उसको लोन मिलेगा। लोन मिलेगा कितने तक का? तो 1 लाख रुपए तक का ये लोन देगा। ये सब बातें यूपीएससी ने पूछा है। देखो यूपीएससी 2011 लिखा हुआ है कि कितने तक का लोन दे सकता है, लोन का इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। तो लोन का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम रहेगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था बैंकों के बारे में, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, उसमें ये शर्त नहीं था कि इंटरेस्ट रेट लो रहेगा। लेकिन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में ये भी शर्त है कि इसका इंटरेस्ट रेट भी लो रहेगा, ठीक है। ये 1 लाख रुपए तक का जो है कि वो माइक्रो लोन दे सकता है। अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, न्यू बैंक। न्यू बैंक क्या होता है कि कंपनी जो पूरी तरीके से कंप्लीटली ऑनलाइन बेस्ड डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। जैसे एसबीआई योनो, जानते हैं एसबीआई योनो, रोजर पे, ये सबको बोला जाता है न्यू बैंक। रोजर पे ट्रांजैक्शन बैंक थोड़ी है, तो ट्रांजैक्शन माध्यम है। ये जितने भी डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, ये किसी भी तरीके का जो है कि क्या कहते हैं, ये करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट वगैरह नहीं खुलता है, इसमें कुछ नहीं होता है।
सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन और बैंकिंग का जो फैसिलिटी होता है वो यूज होता है उसमें, ठीक है। न्यू बैंक में आप खाता नहीं खुलवा सकते हैं, एसबीआई योनो में खाता होता नहीं खुलता है, एसबीआई योनो से क्या होता है, पैसे वैसे का ट्रांसफर वगैरह होता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, न्यू बैंक बोला जाता है। तो सर नाम क्यों बैंक दे दिया, ट्रांजेक्शन कंपनी लिखना चाहिए था, नहीं। आने वाले समय में ऐसा होने वाला है कि बैंकिंग जो है सेक्टर है पूरी तरीके से फेसलेस हो जाए, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से पैसा जमा कराएं, क्योंकि ई रूपी आने वाला है, डिजिटल वो क्या कहते हैं सीबीडीसी के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आने वाला है। जब पूरी तरीके से पैसा भी ऑनलाइन जारी होगा, फिर ऑनलाइन बैंक खुलेगा, ऑनलाइन में आप पेमेंट जमा करेंगे, ऑनलाइन ही ट्रांसफर होगा, ऑनलाइन ही खाता खुलेगा। इसलिए इसको क्या बोला गया है, तो ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को क्या बोला जाएगा, नियो बैंक बोला जाएगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्या है, नियो बैंक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इतना समझ लिए, नियो बैंक तक समझ में आया। उसके बाद इन्होंने जो है ना, ये यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा हुआ है, लीड बैंक स्कीम लिखा हुआ है। ये लीड बैंक स्कीम है, ये बैंक का टाइप नहीं है। यहाँ इन्होंने डाल दिया है इसको, जब क्या कहते हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तब उसके बाद इसको हम समझा देंगे। इसमें इन्होंने गड़बड़ी किया है, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे टर्म को लिख दिया है जो कि उस समय के करंट में था, लेकिन वो इस चैप्टर में नहीं है, वो मॉनेटरी पॉलिसी के चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट इसमें जो है और देख लेते हैं, क्योंकि वो इंटरव्यू वाले का भी क्लास स्टार्ट करना होगा। देखिए अब आप लोग जवाब दीजिए, सिर्फ मैं क्वेश्चन पूछूंगा। होता है कि बैंक ने अगर किसी को लोन दिया है रिलायंस कंपनी को, तो वो बैंक का संपत्ति माना जाएगा, संपत्ति होगा। लेकिन आपने जो उसके यहाँ डिपॉजिट किया है तो वो क्या माना जाएगा, कर्जा माना जाएगा, है कि नहीं। तो एक होता है एसेट, एक होता है लायबिलिटी, जानते हैं ना ये सब। एसेट माना क्या होता है, संपत्ति, लायबिलिटी माना क्या होता है, कर्जा। तो बैंक के लिए एसेट, जवाबदेही। हाँ जवाबदेही। तो एसेट क्या है बैंक के लिए, जो रिलायंस कंपनी को उन्होंने लोन दे रखा है वो क्या है, उसका एसेट है। लायबिलिटी क्या है, एसेट हो गया। आपने जो आपका अपना पैसा जमा करवाया है वो उसके लिए बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है। लेकिन जो बैंक में आपका पैसा जमा है वो आपके लिए क्या है, एसेट है। तो एक ही चीज किसी के लिए एसेट हो सकता है, किसी के लिए लायबिलिटी हो सकता है, लायबिलिटी हो सकता है। ठीक है। ठीक है, तो अभी अब स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू वालों को। जब तक वो आता है तब तक आप लोग जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। सर थोड़ा क्लास और आगे बढ़ाइए सर।